हेलो दोस्तों, आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था फर्स्ट थ्री चैप्टर्स फिजिक्स का, जिसको हम बोलते हैं बेस ऑफ फिजिक्स। तो हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, एंड देन हमने सेकेंड चैप्टर देखा था वेक्टर्स, एंड थर्ड चैप्टर हमने देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो ये तीनों चैप्टर एक्चुअली बेस ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। तो ये तीनों चैप्टर यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप उनको जाके देखिए। आज की क्लास रियल फिजिक्स की क्लास होगी, मतलब अब से हम रियल फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट थ्री चैप्टर्स आर द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। उसके बिना आपको फिजिक्स समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स का क्या रोल है फिजिक्स में, तो वो सारे चैप्टर्स बेसिकली उनको ही डील करते हैं। ठीक है, तो जैसे बेसिक्स आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब बेसिक्स आना चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस, ग्राफ्स वगैरह, वेक्टर्स वगैरह, ये सब का आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ये सब जब आपका फाउंडेशन थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तब आप रियल फिजिक्स की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में हमारा ये पहला लेक्चर है हमारे फोर्थ चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये काइनेमेटिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। जैसे बहुत सारे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में बता देता हूँ कि क्लास 11th में सपोज यदि आप देख रहे हो तो क्लास 11th में आपको 3 ब्रांचेस पढ़ने होंगे। द फर्स्ट ब्रांच जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स, सेकेंड ब्रांच हमारा है जिसको बोलते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और थर्ड ब्रांच हमारा है वेव्स। ओके, सो ये 3 ब्रांचेस आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। और इन सारे ब्रांचेस में वेरियस चैप्टर्स है। जैसे आप NCERT देखोगे तो टोटल 15 चैप्टर्स है ये सारे ब्रांच मिला के। और ऐसे ही आप यदि IIT या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे इन सारे ब्रांचेस में। तो सबसे बड़ा जो ब्रांच है उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। इस मैकेनिक्स का हमारा ये पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स कभी कभी 2 पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा, या फिर कहीं कहीं आपको 2 पार्ट्स में आपको चैप्टर मिलेंगे काइनेमेटिक्स के, मोशन इन 1 डायमेंशनल, मोशन इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो हम एज ए होल टुगेदर हम देखेंगे। इस काइनेमेटिक्स को हमने वेरियस लेक्चर्स में डिवाइड किया है, तो बारी बारी से हम स्टार्ट करेंगे उन सबको। अब यदि आप क्लास 12th में देखोगे तो क्लास 12 के भी 3 ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं जो कि आप क्लास 12th में पढ़ते हो। तो फर्स्ट ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, ये सारे चैप्टर्स वगैरह पढ़ते हो। सेकेंड ब्रांच ऑफ 12th में आपका आता है ऑप्टिक्स, जिसमें रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और थर्ड ब्रांच हमारा मॉडर्न फिजिक्स है, जिसमें कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह सारे चैप्टर, सेमीकंडक्टर्स वगैरह सारे चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। प्लस आपको भी वीडियो जल्दी ही नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा वीडियो का। तो अभी हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 के सारे लेक्चर्स हम कंप्लीट करेंगे, फिर चैप्टर 5 इस तरह से हम कंटिन्यू अपना लेक्चर करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए आज का टॉपिक मैं लिख देता हूँ। आज का चैप्टर नेम ही पहले मैं लिख देता हूँ। चैप्टर नेम हमारा काइनेमेटिक्स है। ठीक है, तो मैंने चैप्टर नेम लिख दिया काइनेमेटिक्स। अब इस काइनेमेटिक्स क्या है एग्जैक्टली, इस चैप्टर को पहले नेम को समझते हैं क्या है काइनेमेटिक्स, और फिर उसमें एग्जैक्टली हम क्या पढ़ रहे हैं उसको फिर समझेंगे। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, और इसको और प्रिसाइजली मैं बोल सकता हूँ तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। जैसे हमने बताया था कि क्लास 11th में हमारा फर्स्ट ब्रांच है मैकेनिक्स। ठीक है, तो उस मैकेनिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क, पावर, एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, SHM, ये सारे चैप्टर्स हैं बेसिकली मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ऑल। तो उन सारे चैप्टर्स में से हमारा फर्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स वन ऑफ द फंडामेंटल चैप्टर। यदि आपको काइनेमेटिक्स अच्छे से समझ में नहीं आता है तो फिर तो पूरी फिजिक्स एक तरह से आपकी ख़राब हो जाएगी। तो दैट्स वाई दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी फंडामेंटल है, मगर फिजिक्स का चैप्टर है, मतलब रियल फिजिक्स वी कैन से दैट। मतलब उस तरह के फंडामेंटल्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो कि हमने पहले पढ़ा था। आई मीन मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर्स, वे तो बेसिक मतलब ट्रूली फंडामेंटल उसको बोल सकते हो। ये मतलब फिजिक्स का फंडामेंटल चैप्टर्स आप बोल सकते हो काइनेमेटिक्स। सो इट्स अ ब्रांच ऑफ
मैकेनिक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इट्स अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये हमारा मैकेनिक्स का एक डिवीजन यू कैन से काइनेमेटिक्स, या फिर आप ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी बोल सकते हो। सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विथ, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम एक तरह से बॉडीज़ के मोशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन वगैरह, बॉडी कैसे मूव कर रही है उसके पोजीशन को निकालने की कोशिश करेंगे, और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर में। सेम विथ इसमें हम ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि यदि कोई बॉडी मूव कर रहा है तो वो क्यों मूव कर रहा है, वो हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में इसके डायनेमिक्स नेचर की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे इस चैप्टर में मैं ब्रीफ बता दूँ, इस काइनेमेटिक्स चैप्टर में बहुत सारे लेक्चर आएंगे। तो हम तो फर्स्ट लेक्चर आज रेस्ट एंड मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट लेक्चर रेस्ट एंड मोशन से होगा। तो मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ, एग्जैक्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ हर एक चैप्टर का। तो सेकेंड चैप्टर से जैसे सेकेंड टॉपिक इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऐसे इसके बारे में ऐसे मैं रफ में बता देता हूँ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद आप पढ़ोगे इसमें स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और फिर एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन, रिलेटिव मोशन में सेवरल टाइप्स पढ़ोगे, रिवर प्रॉब्लम्स, रेन प्रॉब्लम्स लाइक एरोप्लेन प्रॉब्लम्स, विंड प्रॉब्लम्स, तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे काइनेमेटिक्स में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का चैप्टर में टॉपिक लिख देता हूँ, हमारा लेक्चर 1 है आज, तो मैं लिख देता हूँ रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या है रेस्ट एंड मोशन। तो सबसे पहले मोशन को समझते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द मोशन। तो यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ मोशन, तो आप क्या बोलोगे? ओके, लाइक समबडी इज़ मूविंग सो इट इज़ कॉल्ड मोशन। कोई यदि मूव कर रहा है तो उसको मोशन बोलेंगे, कोई यदि नहीं मूव कर रहा है, कोई जैसे किसी एक पोजीशन पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको हम रेस्ट बोल देंगे। लेकिन ये एब्सोल्यूट डेफिनेशंस नहीं है। यदि आप ऐसे बोलते हो कि यदि कोई बॉडी, यदि सपोज मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे तो मैं रेस्ट पे हूँ, तो ये इसका एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं है। एक्चुअली मोशन या रेस्ट ये एक रिलेटिव टर्म है, या तो आप बोलो रेस्ट या मोशन, इसको हम एक रिलेटिव टर्म बोलते हैं। दिस इज अ रिलेटिव टर्म। एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैसे नहीं कर सकते हैं, चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला कि मोशन या रेस्ट को हम एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं कर सकते। मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ कि मैं रेस्ट पे हूँ, मतलब इसके कुछ होते हैं इसके बैकग्राउंड्स, तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सपोज़ आप किसी फ्रेंड के साथ एक ट्रेन में बैठे हो। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ आप ट्रेन में अपने किसी फ्रेंड के साथ आसपास दोनों आदमी बैठे हो, सीट पे आमने सामने बैठे हो। ठीक है, अब आपका फ्रेंड आपको बोलता है कि यू आर नॉट मूविंग, तुम मूव नहीं कर रहे हो, तुम रेस्ट पे हो। ठीक है, तो चलिए आपका एक तीसरा फ्रेंड भी है जो कि ग्राउंड पे है और ये ट्रेन किसी स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो आपका तीसरा फ्रेंड आपको फ़ोन करके बोलता है तुम तो मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग, बट आपका दूसरा फ्रेंड बोलता है यू आर नॉट मूविंग। सो आपका दूसरा फ्रेंड बोलता है तुम रेस्ट पे हो, जबकि आपका तीसरा फ्रेंड बोलता है जो कि ग्राउंड पे है, वो देख रहा है ट्रेन चल रहा है, वो आपको भी देख रहा है मूव कर रहा है, तो वो आपको बोलता है कि आप मूव कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इसका मतलब हुआ इससे क्या हम इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि सेम बॉडी जो कि आप हो, आप किसी के लिए मूव कर रहे हो और किसी के लिए नहीं मूव कर रहे हो। तो सीधे बोलना कि आप नहीं मूव कर रहे हो या फिर आप मूव कर रहे हो, ये कहना गलत है। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट आता है जिसको हम कि रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। तो आपको रेफरेंस फ्रेम इसके लिए समझना पड़ेगा, रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो आपको ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? तो मतलब किसी भी बॉडी के स्टेट को, स्टेट हो सकता है या मोशन या फिर रेस्ट, तो किसी की बॉडी के स्टेट को हम डिफाइन करने के लिए एक रेफरेंस फ्रेम का सहारा लेते हैं। ठीक है, बिना रेफरेंस फ्रेम के यदि हम किसी बॉडी के बारे में बोलते हैं तो उसका एब्सोल्यूट सेंस बनता है, जो कि गलत है।
ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका सेकंड फ्रेंड आपको बोलता है कि आप मूव नहीं कर रहे हो ट्रेन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, या फिर मेरे रेस्पेक्ट में आप मूव नहीं कर रहे हो। ग्राउंड वाला ऑब्जेक्ट, ग्राउंड वाला बॉडी, ग्राउंड वाला मतलब आपका फ्रेंड बोलता है कि आप मूव कर रहे हो मेरे रेस्पेक्ट में, या फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप मूव कर रहे हो। तो आपको रेफरेंस फ्रेम बताना होता है मोशन को बताने के लिए, ठीक है। इसलिए इसको हम रिलेटिव टर्म बोलते हैं। जैसे रेफरेंस फ्रेम आया, दैट मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरह से हो गया। आपको किसी के रिलेटिव में किसी की मोशन आपको बतानी होगी। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप हवा में हो, ठीक है। हवा में इन द सेंस आप एरोप्लेन में उड़ रहे हो, ठीक है। आप खिड़की पे बैठे हो, खिड़की के किनारे, ठीक है। सपोज ये हमारा एरोप्लेन है। आप में से कई लोगों ने ट्रेवल किया होगा। तो आप जब काफ़ी हाई स्पीड हो जाती है एरोप्लेन की, मतलब लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर या फिर 1200 किलोमीटर पर आवर अराउंड, और जब वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे उड़ता रहता है, तो आप बाहर देखने की कोशिश करो खिड़की से। तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको नज़र आएगा, यदि आप वाइब्रेशंस, मतलब प्लेन के वाइब्रेशन को एक मिनट के लिए भूल जाते हो, सपोज आप ईयरफोन कुछ लगा दो, अब जब बाहर देखोगे तो लगेगा कि कुछ भी चल नहीं रहा है। तो मतलब क्यों आपको फील होता है कि कुछ भी चल नहीं रहा है? क्योंकि कुछ है ही नहीं कंपैरिजन करने के लिए। यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसके रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हो आप चल रहे हो। यदि कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो आपकी स्पीड वैल्यूलेस है एक्चुअली। आप बता ही नहीं सकते हो कि आप मूव कर रहे हो, जब तक कि आपको कुछ सामने कुछ दिखे, या फिर एरोप्लेन ड्राइवर को, मतलब पायलट को दिख रहा होगा कि सामने ऐसा कुछ आ रहा है, ऐसा क्लाउड वगैरह आ रहा है, तो उसको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। यदि सपोज पूरा आसमान खाली है तो आपको लगेगा बिल्कुल कि आप रेस्ट पे हो। मे बी आपकी स्पीड 40,000 किलोमीटर भी क्यों ना हो, कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, आपको फील नहीं होगा। आपको लगेगा कि यदि कोई रेफरेंस नहीं है, यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप बोलोगे कि नहीं, मैं मूव कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही यदि कोई दूसरा प्लेन बगल से गुजरता है तो आपको लगेगा कि अरे मेरी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जैसे ही जब हमारी फ्लाइट जब लैंड होती है तो हमें पता चलता है कि, क्योंकि हम रोड्स वगैरह को देखते हैं या फिर बिल्डिंग्स वगैरह को देखते हैं, और जब रियल में जब वो लैंड कर जाती है रनवे पे, तो हमें और फील होता है कि अच्छा बहुत ही तेज़ी से मूव कर रही है। इवन जब वो स्पीड 1/5 स्पीड होता है ऊपर के स्पीड के कंपेरिजन में, फिर भी हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। तो इसको ही रिलेटिव बोलते हैं, मतलब आप किसी रेफरेंस फ्रेम से आप कंपेरिजन करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं ये रेफरेंस फ्रेम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं रेफरेंस फ्रेम को। इसको कभी कभी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल देते हैं। तो व्हाट इज दिस रेफरेंस फ्रेम? अब रेफरेंस ऑफ फ्रेम सिंपल है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप बॉडी को बता रहे हो कि वो मोशन में है या नहीं, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप बता रहे हो कि कोई बॉडी मूव कर रहा है या नहीं। तो रेफरेंस में बोल सकते हैं कि इट्स अ पॉइंट इन ए स्पेस। ये स्पेस में एक पॉइंट है जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन को बता रहे हो। सो विथ रिस्पेक्ट टू विच द मोशन इज कंसिडर्ड, ठीक है। वैसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप मोशन को, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है। सपोज इंडिया के नेक्स्ट में ये बेंगलोर है और ये हमारा चेन्नई है, ये हमारा दिल्ली है। इवन आप डिस्टेंस को भी या फिर एक तरह से डिस्प्लेसमेंट को भी आप अपनी पोजीशन बता सकते हो। एक तरह से किसी की पोजीशन भी फ्रेम डिपेंडेंट होती है। सपोज मैं यहाँ पोजीशन की बात करूँ, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेफरेंस फ्रेम के बाद हम पोजीशन की ही चर्चा करेंगे। तो किसी की पोजीशन आप बताओगे। सपोज मैं कहाँ पे हूँ, सपोज अभी हैदराबाद में हूँ, तो मेरी पोजीशन बैंगलोर से कुछ और डिस्टेंस है, दिल्ली से कुछ और डिस्टेंस है। तो कोई भी बंदा बोल सकता है कि
आप बेंगलोर से 200 किलोमीटर सपोज, या फिर आप दिल्ली से 1000 किलोमीटर, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इवन डिस्प्लेसमेंट भी फ्रेम रेफरेंस है, किसी की पोजीशन भी पॉइंट पे डिपेंड करती है, किस पॉइंट के रेफरेंस में आप उसकी पोजीशन बता रहे हो। या फिर मैं ऐसे बात करता हूँ एक सिंपल, कि सपोज आप किसी रूम के कॉर्नर में आप हो, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड रूम के मिडिल में बैठा हुआ है, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड किसी और कॉर्नर पे है। तो यदि आपसे पूछा गया कि आपकी पोजीशन क्या है, तो आप अपनी पोजीशन डिफरेंट तरीके से बता सकते हो। आप अपनी पोजीशन बताओगे कि अच्छा मैं इस फ्रेंड से इतने मीटर पे हूँ, इस एंगल पे हूँ, इस फ्रेंड से इतने मीटर इस एंगल पे हूँ, इस तरह से आप बता सकते हो। तो अब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछी जाएगी और सब लोग अपने तरीके से उसकी पोजीशन बताएंगे, तो फिर यहाँ कन्फ्यूजन आएगा। तो इसके लिए एक कॉमन रेफरेंस फ्रेम बताया गया ओरिजिन को। तो ओरिजिन हमें बताता है, ओरिजिन को हमने एज्यूम किया, हमने पूरे स्पेस को 3 एक्सिस में डिवाइड कर दिया, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। हमने पूरे स्पेस को 3 एक्सिस में डिवाइड कर दिया और हमने एक ओरिजिन बना दिया, और इस ओरिजिन को हम बोलते हैं, ओके लेट्स से दिस इज द रेफरेंस फ्रेम। अब इसके रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन बताओ। हमने सपोज एक पॉइंट फिक्स कर दिया दिल्ली, अब दिल्ली से ही सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाएगी। तो अब कोई भी डिस्टेंस बोलता है तो ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड है कि अच्छा वो डिस्टेंस तो दिल्ली से ही है, ठीक है। तो यदि अब चलिए पोजीशन को समझते हैं, पोजीशन क्या है। तो पोजीशन होता है कि किसी भी बॉडी का कोऑर्डिनेट, सो कोऑर्डिनेट सपोज x, y, z है, दैट मीन्स उस बॉडी की पोजीशन x एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस, y एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस एंड z एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस पे है, तो उसको हम पोजीशन बोलते हैं। तो चलिए पोजीशन को डिफाइन कर देते हैं। यदि मैं डिफाइन करूँ पोजीशन ऑफ ए बॉडी, पोजीशन ऑफ ए बॉडी, तो व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन ऑफ ए बॉडी? पोजीशन का मतलब हुआ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बॉडी, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बॉडी। यदि किसी बॉडी का कोऑर्डिनेट हम बताते हैं तो एक तरह से हम बोलते हैं उसका पोजीशन ही है वो। मतलब सपोज मैं 2,4 बताऊं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हो और x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, आपकी पोजीशन फिक्स हो गई, आपकी पोजीशन बता दी गई, तो इसलिए पोजीशन वर्ड का यूज़ किया गया, ठीक है। तो आप y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हो, x हमारा ये 2 है, तो y एक्सिस से आप 2 मीटर पे हो और x एक्सिस से आप 4 मीटर पे हो, ठीक है। तो ये पोजीशन हुआ। पोजीशन का मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए बॉडी और स्पेस पे कोई पॉइंट जो कि ओरिजिन के फ्रेम में डिफाइन की गई है, उसको हम पोजीशन ऑफ ए बॉडी बोलते हैं। अब चलिए फिजिक्स में एक और टर्म इसमें आता है जो कि कॉमनली यूज होता है, तो उसको भी, वो भी एक बेसिक टर्म है, तो उसको समझ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब देखिए, अब यहाँ वेक्टर आ गया, ऐसे ही बारी बारी से वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर, सो पोजीशन वेक्टर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो होप आपने वेक्टर्स के सारे लेक्चर्स पढ़े होंगे। मैंने शायद अराउंड 10 या 11 लेक्चर्स मैंने वेक्टर्स के बनाए थे। काफ़ी मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था अप टू जितना आपको ज़रूरी है, तो आप उसको जाके देख सकते हो, वरना आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो चलिए समझते हैं पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ कि यदि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है, सपोज मैंने अभी 2 डायमेंशनल बॉडी लेता हूँ, सपोज आपको x, y इसकी पोजीशन पता है, तो पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर होता है कि जो कि ड्रॉ किया जाता है ओरिजिन से उस पॉइंट तक, और जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट पॉइंट और टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब ऑब्वियसली इसका आप ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका आप मैग्नीट्यूड जानते हो निकालना, इसका डायरेक्शन जानते हो निकालना, तो वही सारी चीज़ें हैं।
अब इसको आप कैसे लिखोगे, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे मैथमेटिकल फॉर्म में, सिंपली जो कोऑर्डिनेट है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर आ गया, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो, ये थीटा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये सारी पोजीशन वेक्टर के बारे में हो गया, ठीक है। तो आपने क्या क्या समझ लिया अभी तक, आपने रेस्ट और मोशन के बारे में समझ लिया कि क्या है रेस्ट एंड मोशन, ये एब्सोल्यूट नहीं है, एक रिलेटिव टर्म है। फिर आपने समझा कि रेफरेंस फ्रेम क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, और फिर आपने समझा कि पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ए बॉडी का क्या मतलब है, और पोजीशन वेक्टर क्या है। अब इसी में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे चेंज इन पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, और किसी बॉडी ने कितना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको डिस्टेंस बोल देते हैं। इस तरह के टर्म्स हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यह हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था काइनेमेटिक्स का, तो ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शायद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।